पाकिस्तान में लोग स्टॉक मार्केट से डरते क्यों हैं, जबकि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक में 50% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। तो फिर हम पीछे क्यों हैं? आखिर डर की असल वजह क्या है? असल वजह है नामुकम्मल रहनुमाई, नामुकम्मल मालूमात और ना सही समत। इसीलिए लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंक्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज में रखवा देते हैं, हालांकि इन इदारों का पैसा भी बिल आखिर स्टॉक मार्केट में ही लगाया जाता है। यानी वो आपके सरमाए से मुनाफा कमाते हैं और आपको सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। तो हल क्या है? अगर आपके पास बुनियादी मालूमात और पेशा वाराना रहनुमाई मौजूद हो तो आप खुद बराह रास्त स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ना किसी तीसरी पार्टी का कमीशन, ना महदूद मुनाफा, मुकम्मल कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में। पीएसएमयू आपके लिए क्या करता है? आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाता है, आपको फराहम करता है शख्सी माली रहनुमाई, आपको देता है प्रीमियम इन्वेस्टर ग्रुप तक रसाई, जहां माहिरीन रोजाना तजिया सिग्नल्स और मशवरे फराहम करता है। घबराइए नहीं, सीखिए, समझिए और सरमायाकारी कीजिए। आज ही माली आजादी की तरफ पहला कदम उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। और नाज़रीन, जैसे कि आज वीक का पहला डे था, मंडे, और आज हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉजिटिव जो है सेशन हमने पीएसएक्स में देखा। और जो है ऑब्वियसली जो लास्ट वीक का जो सेशंस थे उनकी डिक्लाइनिंग की वजह यही थी, ऑयल प्राइसेस। और जो है अभी इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हुए, जिसकी वजह से जो है आज हमने मार्केट में एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा। फर्दर मार्केट का क्या स्टांस रहता है और जो है लाइक आगे क्या लग रहा है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ। हमारे साथ उसामा साहब मौजूद हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है उनसे हम जानेंगे कि आगे मार्केट मार्केट कैसी लग रही है, कौन से सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और इसके अलावा उनसे हम ये भी जानेंगे कि अभी नेक्स्ट जो है बजट आने वाला है और आईएमएफ की पेमेंट भी एक्सपेक्टेड है, उसके हवाले से भी क्या चीज़ें हैं और वो क्या इम्पैक्ट जो है मार्केट पे आएगा, ये सारी बातें भी करेंगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू कैसे हैं नादिया? सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। सर, सबसे पहले तो जो है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो है इसके अलावा आप क्या कहेंगे आज की मार्केट के अलावा के हवाले से, और अब क्या लग रहा है कि मार्केट अब कैसी रहेगी, या फिर मजीद कुछ फ्लक्चुएशन होने के चांसेस हैं कि फिर कोई स्टेटमेंट आ गया और फिर जो है हम अपनी मार्केट को उसी तरीके से, जैसे हमने अभी एक मार्केट में एक बूम देखा है, एकदम से डिक्लाइनिंग मूड भी आ जाता है। तो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले तकरीबन स्पेशली फ्रॉम लास्ट 2 मंथ जो मिडल ईस्ट में सिनेरियो चल रहा है हमारी, तो मार्केट को लार्जली वही ड्राइव कर रहा है। क्योंकि जितनी भी हेडलाइंस हैं, एक किस्म की टेक ओवर कर लिया मिडल ईस्ट इशू ने, और बाकी तमाम इश्यूज जो हैं वो सबसाइड हो जाते हैं जब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क हो, जहाँ पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व हो सकती है उसमें। और वही चीज़ें ड्राइव कर रही हैं ऑयल की प्राइसेस की मूवमेंट। सुबह इतनी वोर से पहले नहीं देखी जाती थी जितनी वोर से अब लास्ट 2 महीने में देखी जा रही हैं। और बिल्कुल। स्पेशली एक यूएस के प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल या उनका जो अपना ट्रूथ सोशल हैंडल है, वही सुबह उठ के सब देख रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें लार्जली मार्केट को ड्राइव कर रही होती हैं। आज भी हमने देखा जब ऑन द वीकेंड के ऊपर कुछ पॉजिटिव एक चीज़ें आई कि एक तो ऑपरेशन उसके ऊपर ब्लॉकेड यूएस ने अपना खोला, और जितनी भी शिप्स थी उसको पास थ्रू होने की बातें की। और जितना भी 14 पॉइंट एजेंडा था जो रिसेंटली ईरान ने शेयर किया था यूएस के साथ, उसके ऊपर जब कुछ चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, तो ऑयल प्राइसेस भी सुबह काफ़ी हद तक मतलब थोड़ा बहुत डाउनवर्ड प्रेशर में ही थी। हम्म। लेकिन अभी रिसेंट ही न्यूज़ आई तकरीबन आधा घंटा पहले ही कि कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा दो जो मिसाइल हैं वो हिट हुए हैं। ओके, तो है।
यूएस के उसके ऊपर, तो उसने फौरन ही रिएक्ट किया। जो ऑयल 102 $103 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा था, वो 108 109 पे चला गया। हमारी मार्केट उस टाइम अराउंड मोर देन 3000 पॉजिटिव थी। अब क्लोजिंग पे अराउंड 500 पॉजिटिव के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो ये चीज़ों का तो फौरन रिएक्शन आ रहा है, और मेनली इन्हीं चीज़ों ने ही उस चीज़ों को वो किया हुआ है। उसके साथ ही होता ही यह है कि हमारी, क्योंकि इकोनॉमी रिसेंटली ही रिवाइवल मोड पे गई थी, तो हमारे पास जितने भी इकोनॉमिक बफर है वो काफ़ी थिन है। तो वो एग्जॉस्ट होने के एक खदशा होता है, उसी से चीज़ें डेवलप होती हैं। और इसी को देखते हुए हमारी इन्फ्लेशन जो है उसका नंबर भी तकरीबन 2 साल बाद दोबारा डबल डिजिट में आ गया। और क्योंकि ऑयल प्राइसेस हम एक तो हमें फौरन पास ऑन भी करना पड़ता है, उसके ऊपर भी ज़्यादा हम बफर ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी इस टाइम कंडीशन ये है कि हमारे पास एफबीआर का जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल के अंदर है। एक्सपेंडिचर के ऊपर हम कंट्रोल कर रहे हैं। पीएसडीपी से कुछ काट के 129 अरब रुपए वहां से काट के एलोकेट किए थे ऑन द ऑयल पेट्रोलियम सब्सिडी थिंग, उसमें भी ज़्यादा हमारे पास स्पेस है नहीं, तो इतनी उस चीज़ को वो कर नहीं सकते। उसी चीज़ ने इन्फ्लेशन को ऊपर अपवर्ड रिवाइज किया है। और इंटरेस्ट रेट को भी उसे देखते हुए स्टेट बैंक ने प्रूडेंटली ही 1 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीज कर दिया। और उसी तरफ से सेकेंडरी यील्ड्स की अगर देखी जाए, जो कि वोर से पहले तकरीबन 10.5% के आसपास के जो 5 ईयर का बॉन्ड होता है, या रिस्क फ्री रेट जिसे हम यूजली कंसिडर कर रहे होते हैं, वो 10.5% के आसपास था, वो अब 13% अबव चला गया है। तो ये तकरीबन उसी का ही इंक्रीज देखा जाए तो हमारी वैल्यूएशन पे भी तकरीबन 17-18% का इम्पैक्ट आ जाता है, सिर्फ रिस्क फ्री रेट के ही चेंज होने से। दो के आपकी अर्निंग्स भी इंटैक्ट हो, बाकी चीज़ें भी इंटैक्ट हो, क्योंकि पाकिस्तानी सेक्टर में लार्जली इन सेक्टर के पास कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं। दो के सम सेक्टर ऐसे हैं कि जो बेनिफिशियरी भी इन कंडीशन में हो सकते हैं, स्पेशली विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट या राइजिंग ऑयल प्राइसेस, जहां ईएनपी सेक्टर राइजिंग ऑयल प्राइसेस का बेनिफिशियरी हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से एक बैंक्स के जो निम्स होते हैं वो थोड़े अरसे के लिए ऑन द अपवर्ड साइड रिवाइज हो जाते हैं, तो उनको वहां से फायदा हो जाता है। उसके बावजूद ये जो 15-16% का वैल्यूएशन डिक्लाइन है, वो चीज़ें मार्केट ने उस तरह ही इनको ऑपरेट की और थोड़ी डाउनवर्ड रिवाइज हुई भी है। तो कि अभी भी मार्केट काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन जब तक ये इकोनॉमिक चीजें, मिडल ईस्ट की चीजें रहेंगी, तो लार्जली इन चीजों को ही रिफ्लेक्ट कर रही होगी मार्केट। बिल्कुल। और सर अभी क्या लग रहा है कि जो कल की मार्केट है, क्योंकि अभी एकदम से ये जो न्यूज़ आई है और जो है करंटली मार्केट को अभी हमने देखा कि मार्केट एकदम से जो है वो डाउन हुई क्योंकि प्राइस हाई हो गए। तो अभी क्या लग रहा है कि जो ये फिर वही है, ऑल्टरनेट चल रहा है कि एक दिन मार्केट अच्छी हो जाएगी, फिर दूसरे दिन उतने ही पॉइंट्स जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ चली जाएगी। तो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा देखिए, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो हम हम्म। यही सजेस्ट करेंगे, यू आर होल्डिंग गुड कंपनीज जिनकी चीज़ें अभी भी हम्म। इंटैक्ट हैं, उनको अभी भी होल्ड करके रखें। क्योंकि वैल्यूएशन द लॉन्गर टर्म दोबारा अपनी उस जगह पे आ जाएगी। अर्निंग्स आपकी इंटैक्ट हैं, किसी भी सेक्टर की अर्निंग नहीं हुई। हमने रिसेंटली फर्स्ट क्वार्टर की भी जो अर्निंग आई है वो लार्जली इन लाइन या स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड आई है। फर्टिलाइजर की कोर अर्निंग ऊपर है, सीमेंट की कोर अर्निंग ऊपर है, बैंकिंग सेक्टर की कोर अर्निंग सब ऊपर है। तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स की अर्निंग तो ऊपर वाली साइड पे ही है, हम्म। इनलाइन या स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड ही आ रही हैं। तो उन चीज़ों को, अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, तो बिल्कुल उन चीज़ों को होल्ड करके रखना चाहिए। अलबत्ता ट्रेडिंग वाली साइड पे वो सब ट्रेडर्स भी अनसर्टन है, तो उन चीज़ों पे आप न्यूज़ फ्लोज पे ज़्यादा वो कर सकते हैं कि वो अभी लार्जली प्राइस को वही चीज़ें ड्राइव कर रही हैं, और उन्हीं चीज़ों को वो करते हुए ही चलना चाहिए। बाकी जिनका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो या जो न्यू पोजीशंस कर रहे हैं, न्यू पोजीशन पे आप सर्टन इन करंट सिनेरियोज आप थोड़ी सेफर बेट की तरफ ऑयल एंड गैस कंपनीज में बेट ले सकते हैं, जहां अगर वो पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर भी रहती हैं तो उनकी एक किस्म की हेज्ड अर्निंग होती है। क्योंकि पेट्रोल प्राइस ऊपर जाएगी, जितनी इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाएंगी और उनकी उसी के साथ पैक्ड अर्निंग होती है, तो उनकी अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। दो सर्कुलर डेट का एक रिस्क भी रहता है कि जब प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाती हैं तो सर्कुलर डेट दोबारा एक्यूमुलेशन वाली चीजें ना शुरू हो जाए, वो रिस्क भी रहता है। साथ दूसरे बैंकिंग सेक्टर को आप देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी आपके जैसे इंटरेस्ट रेट अभी ऊपर भी हैं, तो लार्जली कम बैंक्स जो हैं उनके जो बैलेंस शीट है वो लार्जली फिक्स पोर्टफोलियो की तरफ ही है। और जिनका करंट अकाउंट का पोर्टफोलियो ज्यादा है वो बेनिफिशियरी रहते हैं, उनके नेम्स जो है वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होते हैं। जिसके अंदर आपका मिसान बैंक आ जाता है, आपका यूबीएल बैंक आ जाता है, एमसीबी बैंक आ जाता है। तो इन साइट्स पे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा टिल्ट करके रखना चाहिए। लेकिन उस चीज को भी देखना चाहिए, जो हायर बीटा स्टॉक हैं या सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, अगर तो आपकी पोजीशन उसके अंदर मेंटेन्ड है तो दैट्स
बट आई थिंक दैट्स नॉट द राइट टाइम टू कट ऑफ देयर पोजीशंस, बिकॉज आप अपना लॉस जो है वो रियलाइज कर लोगे। वो सेक्टर मार्केट से, अब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर भी ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। लेकिन अगर मार्केट अभी यहाँ से इंप्रूव होती है तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी उन्हीं सेक्टर्स में देखी जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उन पोजीशन पे अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं और बाद में अगर मार्केट इंप्रूव भी होती है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज या मिडल ईस्ट सिचुएशन बेहतर होती है, तो वो एक गेन्स के अंदर से भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी पुरानी वो पोजीशंस हैं तो उन्हीं को अभी तक मेंटेन ही रखना चाहिए। सही। और सर अभी आगे बजट भी आ रहा है तो इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम वैसे नॉर्मली भी देखें तो जो मई का मंथ होता है वो थोड़ा सा जो है वो मार्केट उसमें एक थोड़ी सी स्लो ही होती है, लेकिन चूंकि अभी तो हम इस सिनेरियो में हैं तो आगे जो अभी बजट आ रहा है उसका क्या, उसमें क्या मजीद अमेंडमेंट्स हो सकती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट जो है ये मार्केट ले सकती है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। देखिए, बजट हम यही एंटिसिपेट करें कि ज़्यादा इतना ग्रोथ वाला बजट भी नहीं होगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड ही चीज़ें रखी जाएंगी, स्पेशली कंसीडरिंग द मिडल ईस्ट क्राइसिस। और हमारे जितने भी न्यू टैक्सेशन के ऊपर भी ऐसा जितनी नहीं है कि ज़्यादा टैक्सेशन मेजर्स भी कोई नहीं लिए जाएंगे। तो काइंड ऑफ न्यूट्रल सा ही बजट हम देख रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो जितने हमारे टैक्स टारगेट हैं, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी ऊपर जा रही है, तो वो थोड़ा ऑन द अपवर्ड साइड हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये चीज़ देखनी होगी कि हम अभी भी पहले 10 महीने के अंदर हम तकरीबन मोर देन 600 बिलियन के शॉर्टफॉल के अंदर है। तो वहां से साइड पे जाएगी, एक्सपेंडिचर काफी हद तक कंट्रोल किए जाएंगे। पीएसडीपी की जो एलोकेशन है वो थोड़ा प्रोविंसेस वाली साइड पे मूव की जाएगी। उसके अलावा न्यू टैक्सेशन के ऊपर या टैक्स रिलीफ्स के ऊपर इतना ऐसा कोई मेजर वो चीज है नहीं, तो लार्जली न्यूट्रल ही बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही। और सर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पेनी स्टॉक भी काफी वर्किंग में है, पेनी स्टॉक भी जो है अभी देख रहे हैं मार्केट में काफी एक्टिव हुए हुए हैं। तो क्या इस वक्त सेफ है इन स्टॉक में भी अभी जाना, और कौन से कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जिनके हवाले से, जैसे वेव्स ऐप है उसके हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उसमें अभी तक कोई मोमेंटम नहीं आया है। क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, जब करंट सिचुएशन में अगर तो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आई वोंट रिकमेंड के जो हायर बीटा स्टॉक्स हैं या हायर वोलेटाइल हम्म। स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ज्यादा रुझान किया जाए। बट इन द लॉन्गर टर्म अगर हम देखा जाए, नॉर्मल अपनी अगर नॉर्मल एवरेजेस पे मार्केट का पीई आना शुरू हो जाता है तो वहां से रिटर्न थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। जैसे कि पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट ने रिटर्न दी, वैसे आगे चलते हुए शायद ना रहे, थोड़ा नॉर्मलाइज 1 डेढ़ साल बाद वो रिटर्न नॉर्मलाइज हो जाएंगे जब मार्केट अपने नॉर्मल पी लेवल पे आ जाएगा। तो उन केसेस पे एक अल्फा स्टॉक्स की स्ट्रेटेजी होती है वो अपनाई जाती है। इसके अंदर हमने भी अल्फा स्टॉक्स कुछ किए हैं, वो कंपनीज जो कुछ कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आपने एक आधी कंपनी का जिक्र किया, उसके अंदर हम LSMI की ग्रोथ के नंबर्स देखना चाहिए, या जो रेफ्रिजरेटर और उनका जो सेगमेंट है वो काफी हद तक डिप्रेस हुआ हुआ था, जहां उनकी यूटिलाइजेशन तकरीबन 10 15 20% के लेवल के ऊपर चली गई थी, और वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुए थे। तो अगर उनमें कुछ ना कुछ रिकवरी आती है तो उन वेव्स ऐप का आपने जिक्र किया, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कुछ अल्फास के अंदर मैं कंपनीज अभी वो कर दूं, जैसे कि हमने उसके अंदर वो किया था GCIL इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। वो LNG की तरफ भी एक नया वो लगाने जा रहे हैं, इसकी तरफ LPG की तरफ भी उनकी एक नई इन्वेस्टमेंट का वो कर रहे हैं हमारी के साथ मिलके। तो कुछ न्यू वेंचर्स हैं उनके अंदर वो जा सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड वाली साइड पे उनका एक प्रोजेक्ट है GCWL, उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन अगेन रिएटरेट के मार्केट जैसे स्टेबलाइज होती है या इकोनॉमिक रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं, उन सिचुएशन में इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूर अच्छी है। लेकिन फॉर द लॉन्गर टर्म, स्पेशली अगर कोई ट्रेड स्टार्टिंग में ही इसमें इन कंपनीज के अंदर हैवी अपना एक्सपोजर ले लेता है और मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होती है, तो उनके रिस्क भी बढ़ सकते हैं और नया इन्वेस्टर पैनिक भी कर सकता है। तो उस तरफ थोड़ा सा इनको, नए इन्वेस्टर्स को, या करंट जितनी भी वोलेटिलिटी सिचुएशन है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेन बोर्ड कंपनीज, अगर आप न्यू पोर्टफोलियो कर रहे हैं, तो मैंने दो सेक्टर आपको ENP एंड बैंकिंग कहा, तो उस ज्यादा स्पेशली हिस्टोरिकली सर आपकी आवाज जो कट मेन गई। बोर्ड कंपनीज है उनकी तरफ थोड़ा सा टिकाई लिया, हायर बीटा स्टॉक्स। ठीक, ऐसे थोड़ा सा रिपीट कर दें क्योंकि आपके। जी, मैं यही कह रहा था कि न्यू इन्वेस्टर्स को, जी,
मैं ये कह रहा था कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा है या लॉन्गर टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नहीं। तो इस वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर जो हम्म। कि आपकी मेन बोर्ड कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली इन ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, उसी की तरफ रुझान करना चाहिए रेदर देन इन हायर वोलेटाइल स्टॉक्स, स्पेशली इन द करंट वोलेटाइल एनवायरनमेंट। तो वो थोड़ा ऊपर जाएंगी तो कंपनीज में आप आउट परफॉर्म भी करेंगी, लेकिन गिरती हुई मार्केट में वो काफी आपके पोर्टफोलियो को इरोड भी कर सकती है। सही। और सर फार्मा सेक्टर में इस वक्त पोजीशन बनाना सही है? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, फार्मा सेक्टर में हमने रिसेंटली ही एक इसी मंथ के अंदर तकरीबन, जी हम्म। जी, मैंने कहा फार्मा सेक्टर के अंदर हमने रिसेंटली इसी मंथ के अंदर ही एक रिपोर्ट भी की थी, जहां उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंटिन्यूअस इंक्लाइन ही आ रहा है, ऊपर वाली साइड पे चल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द डीरेगुलेशन ऑफ देयर नॉन एसेंशियल पोर्टफोलियो थिंग। तो अभी भी कुछ कंपनी सेक्टर का मल्टीपल अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन 13 टाइम्स मल्टीपल के आसपास चल रहा है। दैट इज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वैल्यू आर ट्रेडिंग एट अ good valuations, particularly if I have to name one and or num one or two, so I'll highlight Halion, Hainon, and Abbott. These are the companies जो that you investors can look for, जो कि सही। और अच्छे मल्टीपल्स पे भी ट्रेड कर रही हैं। उनका पोर्टफोलियो मजीद नॉन एसेंशियल के अंदर इंक्रीज भी आ रहा है, नए पोर्टफोलियोज के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही हैं, और रेगुलरली ग्रोथ भी पोस्ट कर रही हैं विद गुड मार्जिन्स। सही। और सर बैंकिंग और ऑयल एंड गैस में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, बैंकिंग में मैंने जैसे बताया वो कंपनीज जिनका एक तो फ्लोटिंग पोर्टफोलियो के अंदर प्रोपोर्शन ज़्यादा है, सेकेंडली अगर उनकी करंट अकाउंट या करंट एंड सेविंग अकाउंट बोथ के अंदर प्रोपोर्शन ज़्यादा है, और उनके स्प्रेड्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होंगे। इफ आई हैव टू नेम, तो मिज़ान बैंक यू कैन लुक फॉर, एचबीएल यू कैन लुक फॉर, यूबीएल यू कैन लुक फॉर, एंड एमसीबी ऑल्सो इज अ गुड बाय एट दीज रेट्स। इसके अलावा ऑयल एंड गैस कंपनीज की आपने बात की, तो ओजीडीसी पीपीएल वुड बी आवर प्रेफर्ड पिक्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ओके ग्रेट, बिल्कुल। और ये एक सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। जी आमिर साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये ओ बॉय को मैं ओ बॉय का पूछना चाहता हूँ। फंडामेंटली ये ओ बॉय के रिजल्ट भी अभी स्लोली ग्रेजुअली अच्छे होते जा रहे हैं, तो ओ बॉय के बारे में आपका क्या ख्याल है जी? 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। देखिए आमिर भाई, मैंने ओप्पो देखा नहीं हुआ, तो आई वोंट बी द राइट पर्सन टू कमेंट, तो आई rather not comment on that stock। सर ये GCWL के बारे में बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए GCWL। आई थिंक सर ने जी बताया है। जी, GCWL का मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारा वन ऑफ द अल्फा स्टॉक्स है, और कंपनी जो कैल्शियम कार्बाइड की मार्केट में अंदर एंटर कर रही है। एक तो दे वुड बी द ओनली प्रोड्यूसर्स इन पाकिस्तान, साथ वो पिछले काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग बिजनेस ऑलरेडी इस सेगमेंट का कर रहे हैं, तो उनके मार्जिन भी अच्छे लेवल पे रहेंगे, और एक अच्छा रिटर्न पोस्ट कर सकती है। साथ दूसरी जो चीज़ है कि टैक्स फ्री जोन में है, तो उनका भी उनको बेनिफिट होगा, तो दैट्स अ गुड बाय। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी एस खान, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके रिसर्च रिपोर्ट जो थी उसमें पेल जो था आपका टॉप पिक्स में था, तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है पूरे, लेकिन 6 मंथ्स होने वाले हैं लेकिन बिल्कुल भी पेल ने इस साल परफॉर्म नहीं किया। हालांकि वो सिक्लिकल स्टॉक है, लेकिन इस वक्त तक तो उसको परफॉर्म कर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बहुत ही बिलो द लाइन जा रहा है। जी, मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि जो अल्फा स्टॉक्स होंगे, वो अगर मार्केट थोड़ी सी भी डाउनवर्ड करेक्शन लेगी तो वो ज़्यादा करेक्ट कर जाते हैं। तो सिक्लिकल स्टॉक्स या जो अल्फा स्टॉक हायर बीटा स्टॉक्स होते हैं, तो उन्हीं का मोमेंटम यही रहता है। अगर मार्केट इस टाइम 20% करेक्ट कर लिए, तो दे वुड करेक्ट मोर देन 20%। एंड द सेकंड थिंग इज के उन LSMI या आपका जो भी उन का सेगमेंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेफ्रिजरेटर या उस सेगमेंट में अगर वो हैं, तो जिस तरह इकोनॉमिक रिवाइवल अगर थोड़ी सी भी उसमें स्लो डाउन की वो चीज़ होगी, सबसे पहले कंज्यूमर उन्हीं चीज़ों में कट करता है अगर वो सेविंग मोड में जाए। और दूसरी चीज़, वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ की उनके ऊपर उन्होंने लास्ट टाइम भी वो की थी, तो वो ऐसा रियलाइज नहीं इतना हो पा रहे, उसकी वजह से भी थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर के अंदर स्टॉक है। लेकिन हायर बीटा स्टॉक है, तो अगर मार्केट करेक्शन इंप्रूव होती है या मिडल ईस्ट वाली सिचुएशन सेट होती है, तो उस चीज़ों में वो आउट परफॉर्मर भी मार्केट का होगा।
स्पेशली अगर आप जैसे सीमेंट या स्टील्स वगैरह को देखें, स्टील ने तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट की वजह से अर्निंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है कि उसने मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में वो अंडर परफॉर्मर रहा था। लेकिन सीमेंट सेक्टर एज अ होल देखेंगे तो उन्होंने भी करंट मार्केट पोजीशन में मार्केट से थोड़ा डिक्लाइन को वाली साइड पे रहे, मार्केट से ज़्यादा डिक्लाइन किया है। और यही नेचर होती है सिक्लिकल्स या हायर बीटा स्टॉक्स की, और वो कल भी उसी तरह ही बिहेव कर रहा है। सही। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर सामा, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाज़त, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर वंस अगेन।